वेलकम स्टूडेंट। हम साम्यवादी चीन की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा कि चीन है, उसके जो पावर का उदय है वो साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई, उसके बाद हुआ। और चीन की विदेश नीति का आधार क्या है उसका अध्ययन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में है नीतिगत स्थायित्व और एकता का अभाव। चीन की जो विदेश नीति है वो परमानेंट, उसमें कुछ भी नहीं है, वो समय और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। कोई ठोस सिद्धांतों पे या आदर्शों को लेकर नहीं चलता है चीन। तो इसी के हम अगर उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है रूस के साथ संबंध देख लेते हैं। अक्टूबर 1949 में जब चीन के अंदर क्रांति हुई तो रूस ने चीन को भारी मात्रा में आर्थिक, तकनीकी, सैनिक सहायता दी। उसे यूएनओ का सदस्य बनाने के लिए भी लगातार प्रयास करता रहा। कोरिया युद्ध के समय चीन को पूर्ण समर्थन किया, रूस ने पूरा सहयोग दिया। 60 के बाद जबकि चीन है वो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बन गया, 1960 के अंदर जब चीन स्थायी देश शक्तिशाली देश बन गया, तो चीन ने सोवियत संघ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह साम्यवाद का शत्रु है। तो ये चीन की नीति का अस्थायित्व का उदाहरण। अभी पहले जब तक उसको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी तब तक तो रूस उसका मित्र था, जैसे ही आवश्यकता पूरी हुई वो उसका शत्रु हो गया। इसी तरह भारत के संदर्भ में देखें तो भारत उन देशों में से था जिसने चीन को सबसे पहले मान्यता प्रदान की। जब चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई तो साम्यवादी क्रांति के दौरान भारत ने सबसे पहले चीन को मान्यता दी और उन यूएनओ में 1962 के अंदर युद्ध के बाद भी इसे सदस्यता दिलवाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया 62 में, फिर भी भारत है वो चीन की स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास करता रहा। 1954 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लॉय ने भारत की यात्रा की और 1959 में भारत चीन के संबंध इतने मधुर हो गए कि वो एक दूसरे को भाई भाई कहने लगे। 59 में जब भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी तो चीन का रवैया भारत के प्रति एकदम चेंज हो गया और उसके परिणाम स्वरूप 1962 का युद्ध हुआ। और इसी तरह हम अमेरिका के साथ भी अगर चीन के संबंध थोड़े देख लें तो 1971 तक चीन अमेरिका को अपना शत्रु मानता था। दोनों देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से कोरिया और हिंद चीन युद्ध में युद्ध लड़े और एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगला। लेकिन 71 के बाद चीन ने अमेरिका से मित्रता रखनी शुरू कर दी। दोनों के बीच संबंध सामान्य हो गए। जब तक फार्मासा उसके अधिकार में नहीं आया तब तक वह अमेरिका से सामान्य संबंध स्थापित नहीं करेगा। फार्मोसा के साथ भी अमेरिका के सामान्य संबंध है, परंतु अब चीन चुप है। चीन 71 तक अमेरिका का शत्रु था और 71 के बाद निक्सन के कार्यकाल में दोनों के अंदर मित्रतापूर्ण संबंध हैं वो स्थापित हो गए। ये थे चीन की विदेश नीति की विशेषता। पहली जो नीतियों में अस्थायित्व के कुछ उदाहरण देखे हमने भारत, अमेरिका और रूस के संबंध में। अब हम देखते हैं एक राष्ट्र की नीति। एक राष्ट्र की नीति राष्ट्रीय अखंडता के संदर्भ में चीन की नीति स्पष्ट रूप से एक राष्ट्र की नीति है। उसने आरंभ से ही हांगकांग और ताइवान को अपना अंग माना। हांगकांग के संदर्भ में उसने ग्रेट ब्रिटेन से बात करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि निश्चित तिथि पर यदि वहां से यूनियन जैक नहीं उतार दिया गया तो चीन की जन मुक्ति सेना हांगकांग के लिए प्रयास कर देगी।
परिणामतः बिना किसी हिल हुजात के हांगकांग का विलय एक राष्ट्र दो व्यवस्थाओं के रूप में हो गया। चीन ने हांगकांग को 99 के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर मिला लिया। चीन की विदेश नीति की नेक्स्ट विशेषता है चारा और छड़ी की नीति। चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी की रही है, अर्थात मीठे शब्दों और मैत्रीपूर्ण संकेतों के साथ हर्बल तरीके और अपशब्दों के प्रयोग की। ये चारा और छड़ी की नीति शब्द किसने कहा? पामर पार्किंस ने। चीन ने पंचशील, जैसे हम देखें भारत के संदर्भ में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चारा के रूप में तो चीन ने भारत के साथ पंचशील समझौता किया और 1920 का युद्ध छड़ी का उदाहरण हो गया। तो एक तरफ एक हाथ से मित्रता करता है और दूसरे से आक्रमण कर देता है। जैसा कि चीन की विदेश नीति के बारे में माओ ने कहा है, विदेश नीति शक्ति की प्राप्ति के लिए साम्यवादियों द्वारा संचालित विश्वव्यापी संघर्ष का एक यंत्र है। अब है सैनिक शक्ति में वृद्धि। चीन की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य है अपनी सैनिक शक्तियों को बढ़ाना। चीन ने 1960 में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया और अन्य युद्धकालीन शस्त्रों से सुसज्जित है। अब है चीन की विदेश नीति की आगामी विशेषता आक्रामक और विस्तारवादी नीति। चीन अपने वर्तमान विशाल क्षेत्रफल से असंतुष्ट नहीं है। चीन उन सभी क्षेत्रों पर अपना दावा पेश कर रहा है जो प्राचीन समय में हजारों साल पहले किसी समय चीन के अंग रहे थे। उसका कहना है कि भूतकाल में उसकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए दूसरे देशों ने 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर अधिकार कर लिया। चीन की इस नीति के कारण उसके हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है। उसकी सीमा को लेकर पड़ोसी देशों के साथ भिड़ंत चलती ही रहती है। जैसे भारत का हम देख लें तो 1962 में भारत के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण कर भारत की हजारों वर्ग मील भूमि है वो चीन ने अधिकार कर लिया। उसरी नदी की घाटी में रूसी चीनी सेनाओं की भिड़ंत हुई 1969 और 1978 में, तो उसका रूस के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है। वियतनाम में 1979 के अंदर चीन ने हस्तक्षेप किया। तो ये चीन की विस्तारवादी नीति के कुछ उदाहरण हैं। भारत 62, सोवियत संघ 69-78 और वियतनाम 79 के अंदर। अब है प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा। जहाँ चीनी वहाँ चीन, इस आधार पर प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करना चीन अपना अधिकार और कर्तव्य समझता है। चीन प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा के बहाने बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस आदि देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है। अब है घुसपैठ की नीति। चीन है वह समय समय पर अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका आदि देशों में घुसपैठ का प्रयास करता है। दूसरों के मन में अनिश्चितता की भावना पैदा करने की नीति। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अपने बारे में दूसरे के मन में अनिश्चितता की भावना पैदा करना चीनी समर नीति का एक प्राचीन सिद्धांत है। माओ ने इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया है, न सिर्फ हथियार बनाने के सिलसिले में वरन उन्होंने वियतनाम में अमेरिका के साथ युद्ध के दौरान भी इसी नीति का इस्तेमाल किया। लंबे युद्धों के दौरान माओ ने कभी यह एहसास दिया कि वे हार रहे और कभी यह कि वे समझौता करना चाहते हैं। लोग दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इस तरह दुश्मन को यह अनुमान लगाने का मौका ही नहीं दिया कि दरअसल चीन चाहता क्या है। अगर हम चीन की वर्तमान जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन करें
तो उसके अंदर चीन है वो एक ध्रुवीय विश्व में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो खुद अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, उससे खुद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा है। तो एक ध्रुवीय विश्व में अविश्वास। अमेरिका के साथ भी उसके दोगले से रिश्ते हैं, कभी निकटता होती है, कभी प्रतिद्वंदता, दोहरी नीति का प्रयोग कर रहा है। और शस्त्र व्यापार की नीति, अमेरिका एशिया अफ्रीका के अंदर शस्त्र व्यापार के निर्यातकर्ता के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। दक्षिण एशिया के प्रति चीन की परिवर्तित एवं संतुलित नीति है। शीत युद्ध काल में चीन की दक्षिण एशिया के प्रति नीति स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान के प्रति झुकाव की थी, लेकिन अब वो एक संतुलित सी नीति अपना रहा है, सभी राष्ट्रों को अपने सहयोग में लेकर चलना चाह रहा है और खुद को महाशक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है। महाशक्ति जैसा व्यवहार करना में चीन का लक्ष्य है शक्ति अर्जन, शक्ति संचय और शक्ति विस्तार। तो उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि चीन की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों से संचालित है और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही वह आवश्यकता अनुसार अपना नेचर है, अपना रुख है, वो चेंज करता रहता है। उसकी साम्यवादी नीति, विस्तारवाद की नीति और अमेरिका के साथ प्रतिद्वंदता व समझौते की नीति, रूस के साथ समझौते और प्रतिस्पर्धा की नीति को इसी संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। उसकी विदेश नीति किसी निश्चित सैद्धांतिक आधार से घिरी हुई नहीं है, वरन अपने राष्ट्रीय हितों और व्यक्तिगत लाभ पर ही आधारित है। धन्यवाद।